सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम आज की वीडियो में क्या करने वाले थे? यस, हाँ, याद आया। आज की वीडियो में हम मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसका सेकंड पार्ट है हमारा। सो सेकंड पार्ट देखने से पहले एक बार आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बिना सेकंड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं एक आपको समरी या रिकॉल दे देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या करा था। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टेट्स पढ़ी थी। लिक्विड लिक्विड गैस और सॉलिड की। हमने सॉलिड के पॉइंट्स पढ़े थे। मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे ऐसे पेपर में आते हैं, जस्टिफाई करने के लिए आता है वगैरह वगैरह, सब कुछ बताया था। मैंने लास्ट टॉपिक वो लिया था कि धीरे धीरे एक वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब मैंने मेल्टिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करा था। यहाँ पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी लिख के दी आपको। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना, इसे साइड हटाओ। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम आज की क्लास में ये पता करने वाले हैं कि हमारी वन स्टेट टू अनदर कैसे चेंज होती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ तो हमारी जो स्टेट चेंज होती है ना, वन स्टेट टू अनदर, जैसे लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। केमिकल सब्सटेंस मीन्स, अब केमिकल सब्सटेंस मैं उसे ले सकता हूँ, हीट को ले सकता हूँ, लेटेंट हीट को ले सकता हूँ। आप बोले लेटेंट हीट क्या होती है? वो मैं आपको अभी बताऊँगा लेटेंट हीट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एक तरह से एक केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। जैसे आपका लिक्विड से सॉलिड में आता है वाटर, आइस में कन्वर्ट होता है, फ्रीजिंग से होता है। आप फ्रिज में रख दे तो फ्रिज में भी तो एक तरह की वो होती है कि केमिकल प्रोड्यूस होता है। आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैटर कैन बी चेंज एट एनी टेम्परेचर। आपने कभी नोट करा होगा, कभी कहीं पे ना पानी का फेंक दो। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी मम्मी रोज़ घर पे पोछा मारती है, तो वो मम्मी क्या उस पर फूंक वूक मारती है? नहीं, फूंक तो नहीं मारती, अपने आप सूख जाता ना। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वाटर किसी भी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर, वो इवेपोरेट हो सकता है, वेपराइज हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। मैटर कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर बाय टेम्परेचर। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमें टेम्परेचर की नीड होती है। मतलब हमारा जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट में चेंज होता है ना, वो दो मेथड से ही होता है। एक होता है प्रेशर और एक होता है टेम्परेचर। हमारे जब रूम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारी स्टेट भी कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है। अब मैंने जैसे कल आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपकी मम्मी फ्रिज में दही रख देती है। दही मान लो, सब्जी मान लो, सब्जी का बेस्ट एग्जांपल है। सब्जी मान लो, वो सब्जी ऐसे सिकुड़ी हुई है, वो धीरे 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 इंक्रीज़ होएगी। वो जो वो ऐसे फैलती जाएगी, तब तो वो फैलेगी। वो अपने रियल उसमें आएगी, उसकी वो रियल लिक्विड में आएगी, क्योंकि वो फ्रीजिंग से सॉलिड शेप में आ चुकी है, लगभग आ चुकी है, पर वो एक तरह से फ्रीज हो चुकी है। अगर आप उसे फ्रीज़र में रख दोगे 1 ईयर 2 ईयर, तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, वरना हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो ऐसे सिकुड़ती जाती, और जैसे जैसे आप इसे हीट देते रहते हो, तो मान लो सब्जी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब वो पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। पूरी मेल्ट होने के बाद, इतनी मेल्ट होने के बाद वो अपनी स्टेट कन्वर्ट करना शुरू करती है। धीरे 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 वो हीट में कन्वर्ट होती है। उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, धीरे धीरे रूम टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जैसे जैसे वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे वो अपनी स्टेट चेंज करती है। मतलब 100 डिग्री पे आना कंपलसरी है।
जब तक 100 डिग्री पे नहीं आएगा तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, ये बात याद रखना। फिर अगला पॉइंट हमारा डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की। हाँ, ये पहले याद कर लो। सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से वेपर में जाता है। सॉलिड से लिक्विड में हीट की जरूरत होती है, हीट है केमिकल सब्सटेंस है, बी रिमेंबर डैट। लिक्विड से वेपर में जाता है, वो भी हीट से होती है। वेपर से अगर लिक्विड में जाना हो तो कूल से होगी, लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना हो तो फ्रीजिंग से होगी। समझ गए? और जो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसी जनरल नॉलेज मान लो। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया ना? नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। 100 डिग्री सेल्सियस और आयरन का 1500 डिग्री सेल्सियस, ये जनरल नॉलेज है। The definition of melting point: the temperature at which the solid melts became at the atmospheric pressure it's called a melting point। मतलब जो टेम्परेचर होता है सॉलिड का, एक सॉलिड है, मैंने आपको एग्जांपल के बताया था। वो जो आपकी मम्मी की सब्जी है, वो जो मम्मी ने बनाई थी सब्जी, वो जो फ्रीज़र में रख दी थी, तो वो फ्रीज़र में रखी सब्जी ऐसे बन के यूँ हो गई थी, सॉलिड में बन चुकी थी, सॉलिड हो चुकी थी। तो वो धीरे 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 फैलती जाती, फिर वो एक लिक्विड में आती है। फिर लिक्विड से वो अपना स्टेट चेंज शुरू करना करती है, अपनी स्टेट चेंज करना शुरू करते हैं। दो टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू करे, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ सॉलिड मेल्ट होना शुरू करे, जहाँ पे आके बिल्कुल मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद स्टेट चेंज होने लगे। बिकम एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो एटमोसफेयर का प्रेशर है उस पर चेंज हुए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो दाल का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जो 200 डिग्री सेल्सियस है ना, वो उसका MP है, मतलब MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ये होगी आपकी डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट की। सेकंड, फ्यूज़न, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूज़न। जो प्रोसेस होता है ना सॉलिड से लिक्विड में आने का, उसे हम फ्यूज़न कहते हैं। उसका जो नाम आया ना, अगर आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है मे बी, ये आएगी द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग स्टेट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डैश, तो आप वहाँ पे फ्यूज़न लिख सकते हो, क्योंकि सॉलिड स्टेट से लिक्विड में स्टेट आने को उसको हमने नाम दिया है फ्यूज़न। फिर आती है लेटेंट हीट ऑफ, अब आई लेटेंट हीट। ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल होगा। आपने गर्मियों में, कड़ी गर्मी हो, 12 बज रहे हैं, सूरज कितनी सर पे है, आपने पानी फेंका जैसी रोड पे, वो अचानक से जल जाता है, वो पानी अचानक से सूख जाता है, ऐसे धुआं सा निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? ज़रूर सोचना अगली बार कि हमने ऐसे पानी फेंका, ऐसे धुआं सा क्यों निकला? सूरज की वजह से नहीं। सूरज एक उसका उस प्रोसेस का हिस्सा है। मैं मना नहीं कर रहा सूरज की वजह से नहीं हो रहा, पर उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। सो वो किस लिए हुआ? आपने रोड पे जैसे पानी फेंका, अंदर से धुआं निकलने लग गया, अचानक से सारा पानी सूख गया। सो उसका कोज है, उसका जो रीज़न है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई। क्या मतलब होता है लेटेंट का? छिपी हुई हीट, छिपी हुई हीट। अब ना एक सड़ी हुई गर्मी के बाद बहुत ज़्यादा कड़ी गर्मी पड़ी है, रात में जाना, रात में भी वो फर्श गर्म होता है। आपकी मम्मी किसी किसी के घर में छत पे सोते हैं, तो छत पे सोने से पहले वहाँ पे पानी क्यों डालते हैं? ताकि ज़मीन ठंडी हो जाए। हमारा जो ऊपर से जो सनलाइट से जो रेज़ पड़ती है ना हमारी ज़मीन पे, रेज़ पड़ती रहती है। सो वो गाइस, वो जो हमारी अर्थ है ना, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है उस हीट को। वो जो हीट होती है ना, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी धरती, उसे लेटेंट हीट कहते हैं, छिपी हुई हीट। फ्यूज़न का मतलब मैंने बता दिया था, सॉलिड से लिक्विड में। समझ में आया क्या एग्जांपल देना चाह रहा था मैं? ऊपर से धूप पड़ी, हमारे ग्राउंड ने उसे एब्जॉर्ब करा, फिर जैसे उस पर पानी पड़ा,
हमारी हीट बाहर निकल के आई, उसे पूरी तरह से सुखा दिया, धुआं निकलने लग गया। कभी गरम गरम सलेंसर होता है, सलेंसर पे आप अचानक से पानी डाल दो, वहाँ से धुआं क्यों निकलता है? एक हीट होती है, एक इंजन की हीट होती है, समझिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसकी एक डेफिनेशन देता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to change 1 kg of the solid liquid at the atmosphere pressure, the melting point is known as the latent heat of fusion। इसका जो लाइन का जो मतलब है ना, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारी जो रेज, वो जो रेज आती हैं, वो जो प्रेशर होता है, वो जो प्रेशर होता है, या फिर एक एनर्जी मान लो, सोलर एनर्जी, वो जो हमारी ग्राउंड उसे एब्जॉर्ब करता है। सो वो जो एब्जॉर्ब करता है ना, वो फिर अचानक से हीट बाहर निकल के आती है, जैसे उस पर लिक्विड पड़ता है या फिर कोई ठंडी चीज़ पड़ती है, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। ये इस डेफिनेशन का मतलब है, समझ गए। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर किसी भी टेम्परेचर पे चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हीट की नीड होती है, और हीट की नीड होती है वेपर से लिक्विड में कूल, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। डेफिनेशन पढ़ ली मेल्टिंग पॉइंट की, फ्यूज़न भी पढ़ लिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी पढ़ लिया। गाइस ये साइकिल ज़रूर याद कर लेना, ये मैंने आपको एक साइकिल बना के दी है, क्योंकि आपको ईज़िली डिस्क्राइब हो जाए, आपको ईज़िली समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उस डेफिनेशन को बोलते हैं, या फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड में जाते हैं तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। या फिर लिक्विड से गैस में आते हैं उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। और सॉलिड से गैस में जाते हैं उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में जाते हैं उसे बोलते हैं डिपोजिशन। ये आपके वो हैं कि इन सारी डेफिनेशन को कहते क्या है, इन सारे प्रोसेस का नाम क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार दोबारा बोल देता हूँ। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में जाने के लिए वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में जाने के लिए फ्रीजिंग, गैस से सॉलिड में जाने के लिए सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में जाने के लिए डिपोजिशन। ये साइकिल याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप नोट डाउन कर लो, कोई बात नहीं। हमारा जो मेन डिपेंड होता है ना, हमारी वन स्टेट टू अनदर चेंज होने के लिए, ये मेन टू थिंग्स है, टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारी स्टेट चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे स्टेट भी चेंज होती जाएगी। सो गाइस ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपको याद रखना है। सबसे पहले आप सोचोगे ये पी क्या आ गया, अब नया नया टॉपिक आए जा रहे, क्या है ये, हमें तो परेशान कर दिया। अरे यार, समझ के पढ़ोगे ना, मन लगा के पढ़ोगे, या फिर समझने की कोशिश करोगे। मेरे को भी पहले बोरिंग लगता था, मैं भी सोचता था छोड़ना क्या जा रहा है, मैं भी घुस गया गलत चीज़ों में। पर पहले बता रहा हूँ, समझ के पढ़ोगे ना, क्या बताऊँ, मज़ा आ जाएगा सच्ची में। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अभी सब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉईल करना, किसी चीज़ को बॉईल करना, सिंपल। अगर मैं अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूँ ना, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, एक वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे अपग्रेड होगा 100 से 110, 100, 105, 120, जैसे जैसे अपग्रेड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 100 डिग्री से अबव, तो वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया ना? एकदम सिंपल लैंग्वेज लगेगी ना, पर पेपर में आप ये नहीं लिख सकते। तो डेफिनेशन है हमारी, द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग
इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट कर दे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, सिंपल। फिर आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर इन, मतलब जो हमारा टेम्परेचर होता है आज 30 डिग्री सेल्सियस है, आज 40 डिग्री सेल्सियस है, ये सारे बोलते रहते हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है मेजर इन तीन फैक्टर्स में होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से, और केल्विन है के से। आपने सेल्सियस सुना होगा, फ़ारेनहाइट सुना होगा, केल्विन नया आ गया यार। केल्विन है वो सेल्सियस की ऐसा यूनिट, मतलब टेम्परेचर की ऐसा यूनिट। मान लो आपको नहीं पता होगा, आप सोचो ऐसा यूनिट क्या होता है। आपको दिया होगा, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं भी, दिया होगा 20 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर। ये जो पीछे है ना, ये जो पीछे है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसे ऐसा यूनिट कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज कोई नहीं बताएगा। इतनी सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। सो जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है ना, वो के है। और ये बात याद रखना, फिलअप में भी आ सकता है, टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, और आजकल तो टिक द करेक्ट आ ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बात याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और जो टेम्परेचर मेज़र होता है हमेशा वो सेल्सियस में मेज़र होता है, ये बात याद रखना। फिर आती है इवेपोरेशन की डेफिनेशन। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अरे यार, इवेपोरेशन तो बच्चे बच्चे को पता होगा, पता है ना। तेजी में हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। चलो नहीं पता तो मैं ही बताता हूँ। इवेपोरेशन उसे कहते हैं, हमारा जो टेम्परेचर, हमारी बारिश किस तरह होती है, बारिश किस तरह होती है, ये क्या बोल दिया आप ये सोच रहे होगे। अरे यार, सन है, सन हमारे सीज, लेक्स और रिवर्स पे रेज डालता है, मतलब सोलर एनर्जी उन पर पड़ती है। मैंने अभी आपको क्या बोला था, एनर्जी पड़ती है। जैसे जैसे हमें एक केमिकल सब्सटेंस मिलता है, वैसे वैसे हमारी स्टेट चेंज होती रहती है धीरे धीरे, वन स्टेट टू अनदर, अनदर स्टेट टू अनदर, अनदर स्टेट टू अनदर। तो हमें एक केमिकल सब्सटेंस मिल गया, हीट, सोलर एनर्जी, सन से, वो पड़ी वाटर पे, वाटर से निकले वेपर कन्वर्ट हुए हमारे क्लाउड्स में, क्लाउड्स ने वापस नीचे ड्रॉपलेट्स में, समझे। उसे कहते हैं इवेपोरेशन। अगर मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँ, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से वेपर में चेंज होने को इवेपोरेशन कहते हैं, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में। बट कंडीशन ये अप्लाई होती है इस इवेपोरेशन में, ये कंडीशन अप्लाई होती है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, अगर उससे नीचे होगा ना तो इवेपोरेशन नहीं हो सकती, अगर उससे ऊपर होगा तो इवेपोरेशन बेशक हो सकती है, होगी, क्यों नहीं होगी, बेशक होगी। हमारा द फैक्टर ऑफ द इवेपोरेशन इज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। हमारी जो इवेपोरेशन होती है वो मेनली इन 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है। हमारी जो स्पीड होती है ना इवेपोरेशन की, वो इन 4 चीज़ों पे बेस होती है। सरफेस एरिया मीन्स, मान लो आपकी मम्मी ने पोछा लगाने के लिए पानी फेंका तो हमारा सरफेस एरिया बड़ा होगा। जितना बड़ा सरफेस एरिया, जितनी जगह एरिया पे वो पानी फैलता गया, जितने बड़े एरिया फैला, जितनी कम मात्रा में एक जगह पे होगा, उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगा। समझ में आया सरफेस एरिया क्या होता है।
फिर आता है टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगी। बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्लाइमेट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे क्लाइमेट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी जल्दी होगी। ह्यूमिडिटी मतलब पता है सबको, नमी। नमी कब आती है? रेनी सीजन में। आपको ऐसा नहीं लगता रेनी सीजन में क्या होता है कि ना आपकी मम्मी पोछा लगाती है तो वो जल्दी सूखता नहीं? क्यों नहीं सूखता? क्योंकि उस टाइम सन बादलों में घिरा रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। और हमारे चारों ओर नमी नमी से होती है। नमी नमी क्यों होती है पता है? एक मेन मोटिव वाली चीज़ बताता हूँ अभी आपको। ये सारा टॉपिक साइड करो। ह्यूमिडिटी, नमी, इसका मतलब होता क्या है? नमी नमी होती कैसे है? मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ना, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर क्या होता है? वाटर सब्सटेंस होते हैं। चारों ओर वाटर ही वाटर होता है। मतलब आपको दिखता नहीं है, एक तरह से एक नमी होती है, वो छोटे छोटे हिस्से में होता है, वाटर होते हैं, पता है? तभी तो वो हमारे जो मम्मी के लगा हुआ पोछा होता है वो इजीली नहीं सूखता, क्योंकि नहीं हमारे पास कोई लेटेंट हीट, ना ही हमारे पास विंड स्पीड चलेगी उस टाइम। मान लो एग्जांपल ले लो, ना ही विंड स्पीड ना ही टेम्परेचर होगा, बस हाँ हमारे हमारे चारों नमी नमी सी होगी। मतलब वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होगी जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेगी। इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ह्यूमिडिटी में ये होता है उस टाइम हमारी रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। फिर आती है हमारी विंड स्पीड। अरे यार विंड स्पीड समझ में आएगा होगा। विंड स्पीड मतलब हमारी हवा, हवा जितनी तेज़ी से चलेगी उतना ज़्यादा, उतनी जल्दी हमारा इवेपोरेशन जल्दी होगा। समझ गए? तो ये था हमारा सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इन चार चीज़ों पे बेस्ड है हमारा इवेपोरेशन। अब आपको डेफिनेशन चाहिए होगी तो मैं अभी आपके लिए डेफिनेशन राइट डाउन कर देता हूँ। सो गाइस ये रहे आपके 4 पॉइंट्स। अब मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड होता क्या है और हमारी इन 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज, इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी पर इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। क्यों 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 क्यों? मैंने अभी भी बताया था, हमारे इन्वायरमेंट में नमी होती है। हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। ड्रॉपलेट्स मतलब जानते हो? छोटी छोटी बूंदें, बहुत छोटी 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 छोटी, माइनर टू माइनर, माइनर टू माइनर, बहुत छोटी होती हैं। हमारे इन्वायरमेंट में क्या होती है? नमी होती है। विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। सो मैं इतना ही बताना चाहूँगा आज के इस क्लास में। सो गाइस हमारे इसके बाद बस लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो है हमारी इस चैप्टर की थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स मान लो, कुछ भी मान लो, क्वेश्चंस मान लो। अगली क्लास में मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस दूंगा, होमवर्क भी दूंगा। अब इसका आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना, मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है कि नहीं है। सो एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, शायद मे भी किसी के पेपर में आता है, कम चांस होता है पर आ सकता है। मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा इसमें भी। अगर आपके पेपर में आए कि मैटर, शुरुआत में जा रहा हूँ मैं, अगर आपके पेपर में आए कि मैटर क्या छोटे छोटे पदार्थ से बना हुआ है, आप इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? जस्टिफाई करो कि वो मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है। सो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। वैन वी एक बेगर लो, उसके अंदर डालो पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको अंदर डालने से पानी में एक लाल रंग का कलर चढ़ जाता है। जैसे मान लो होली का कलर, हाँ होली का कलर लो, वो डालो एक बेगर में जिसके अंदर 100 मिलीलीटर वाटर हो, उसके अंदर डालो। हमारे पास ऐसे 5 बेगर हैं, 1 2 3
4 5 A B C D E। ये हमारे पास 5 बेगर है जिसके अंदर 100 मिलीमीटर वाटर है। इसके अंदर हमने डाल दिया कलर हैं। फिर उस कलर को हमने इसमें डाला, इसके अंदर हमने कलर डाला। क्या डाला? कलर इसके अंदर डाला। फिर हमने इसमें से इसमें डाल दिए, फिर इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। समझ गए मैंने क्या कहा? कि हमने वो कलर हमने ए पार्ट में डाला, फिर ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में और ई से और डी से ई में। मतलब थोड़ा थोड़ा डालना हर किसी में। ए से थोड़ा उठा के बी में डालो, बी से थोड़ा उठा के सी में डालो, सी से उठा के डी में, डी से उठा के ई में। इससे क्या शो होगा? मेन मोटिव ये है हमारा। इस मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है इस एग्जाम्पल का, इस एक्सपेरिमेंट का हमारा मेन मोटिव है कि आप नोट करो कि सबसे ज़्यादा कलर किस में होगा। ऑब्वियस सी बात है ए में ही होगा, क्योंकि हमने उसमें सबसे, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि वो ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, उसमें ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद सेकंड में गया, उसमें उससे थोड़ा लाइट होगा। बी में गया, बी से सी में गया, उसमें थोड़ा और लाइट होगा। सी से डी में गया, उससे थोड़ा और लाइट होगा। डी से ई में गया, उससे थोड़ा और लाइट होगा। तो आपने ये देखा, इन सारों को मिला के एक कलर बना। जो भी आपने डाला रेड ब्लू ग्रीन, इन सारों से मिला के हमने एक कलर बनाया। सो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये शो हो जाता है कि हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, जस्टिफाई इट। आपको ये ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा सुन लो। इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, जस्टिफाई इट। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, व्हेन वी ऐड द क्रिस्टल्स ऑफ अ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर। समझ गए? हमने पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक तरह का केमिकल है जो, ये एक तरह का केमिकल है जो कलर को, वो जो पानी के अंदर कलर चढ़ाता है, फिर एक से दूसरे में उससे, फिर लाइट से ए में सबसे डार्क, फिर बी में उससे लाइट, फिर सी में उससे लाइट, फिर डी में उससे लाइट, फिर ई में सबसे ज़्यादा लाइट। समझ गए? तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। फिर आपको एक और मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बता दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर एक लास्ट एक्टिविटी कि अगर आपके पेपर में आए कि मैटर जो होते हैं वो मेड ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब जो मैटर हैं वो क्या पार्टिकल से बने हुए हैं? मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। अगर आपको ये आए इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जस्टिफाई इट। सो आप ये लिख सकते हो, just we take a beaker with full of the water, just we take a beaker with full of 100 milliliter of water, then we add the crystals of sugar or salt। फिर उसके बाद हमने ऐड करे द क्रिस्टल्स, मतलब छोटी छोटी एकदम गोलियां सी, मतलब क्रिस्टल्स मतलब बहुत छोटी छोटी, शुगर के दाने मान लो, साल्ट का एक क्रिस्टल मान लो, हमने उस वाटर में ऐड करा। एंड वी ऑब्जर्व दैट दिस, हमने एब्जॉर्व करा, वी एब्जॉर्व दैट साल्ट और शुगर हैज़ बीन डिजोल्व इन द वाटर। वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया। सो इससे ये प्रूव होता है, ये हमारा प्रूफ है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। इट इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मुश्किल से 5-10 मिनट का होगा बस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मे भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, आई विल हैंडल इट इन द फ्यूचर। सो गाइज प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की। सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो। मैं बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो, बी क्विक एंड सब्सक्राइब इट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि इस नाम का चैनल है एडुकेशन रेस्टोरेंट #नागपाल। बड़ा यूनिक सा नेम है ना, बड़ी मेहनत लगाई थी सोचने में। ये सब छोड़ो, एक आपको मेन मोटिव वाली चीज़ बताता हूँ। कभी भी ना अपनी ज़िंदगी में हार मत मानना। ब्रेन पावर इज़ अ मेन पावर, ये मैंने कहीं पे सुना था।
पर हाँ, ये सबसे ज़्यादा मेन मोटिव वाली चीज़ है, याद रखना। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और ऑलवेज मेरे चैनल को स्प्रेड आउट करने की कोशिश करना। बाय बाय, टेक केयर।